हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम जो आज पाठ आपके लिए लेकर आए हैं वो है हमारा 13 चैप्टर, आरोह बुक का हमारा 13वां अध्याय है, लेकिन हमारे काव्य खंड का 3रा अध्याय है। ये रचित है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा, एक कविता है। इस कविता का नाम है पथिक। पथिक मतलब जो राह है, पथ पे जो चल रहा है वो पथिक है। तो कवि ने अपने आप को पथिक के रूप में प्रस्तुत किया है और वो प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है हर एक जगह पर, और इस सबसे इतना ज्यादा मुग्ध हो गया है कि वो इस प्रकृति के बीच में ही कहीं बस जाना चाहता है, रम जाना चाहता है। तो हर एक को पहले हम ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, पहले पदों को पढ़ेंगे, फिर लाइन वाइज उसका अर्थ करेंगे और फिर उसके प्रसंग और व्याख्या भी देखेंगे। तो पहला जो हमारे सामने आ रहा है क्या है? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता मलयायनी बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो ये कितनी प्यारी सी कविता है। प्रकृति के सौंदर्य से हर एक चीज को अलग अलग तरीके से बताया गया। तो जो पहला पद है हम वो देखते हैं। पहला क्या है? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला। तो क्या बोलते हैं कि जो ये प्रकृति है वो प्रतिक्षण मतलब हर एक क्षण यानी हर एक सेकंड में जो है वो रंग बिरंगा और निराला रूप प्रस्तुत करती है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि मतलब सूरज, सूरज के सामने आकाश में जो है वारिद यानी बादलों की जो है जाते हैं ना, अभी आप देखते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो बादलों के आ जाते हैं सफेद सफेद से, वही तो वही बोल रहे हैं कि सूरज के सामने जो है छोटे छोटे बादलों की जो माला है वो थिरक रही है, इधर उधर आ और जा रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन। नीचे कह रहे हैं नीचे नीला नीला समुद्र बिखरा हुआ है और ऊपर जो है मनोहारी नीला गगन है। घन पर बैठ बीच में बिचरू यही चाहता मन है। मेरा मन ये कर रहा है कि मैं किसी एक बादल पर बैठ जाऊं और इस समुद्र और आकाश के बीच में जो है फिरता रहूं, उस बादलों पर बैठकर इधर उधर फिरता रहूं। रत्नाकर गर्जन करता मलयायनी बहती है। रत्नाकर मतलब जो समुद्र है वो गर्जना कर रहा है, उसकी आवाज आती है, लहरों की आवाज आती है ना, तो वो क्या है वो बहुत ही ज्यादा जो है गर्जना कर रहा है। और जो है पहाड़ों के बीच से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बह रही, मलयायनी हवा मतलब ठंडी ठंडी हवा बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और इन सब को देखकर, जब इन सबको मैं देखता हूं गर्जन करता हुआ समुद्र और जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बादल बह रहे हैं, सब इनको देखकर प्रिय मतलब अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए बोलता है, प्रिय इन सबको जब मैं देखता हूं तो मेरा बस यही मन करता है। क्या मन करता है? इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। मेरा मन करता है कि ये जो विशाल विस्तृत मतलब चारों तरफ फैला है, महिमामय मतलब अपनी हर समय अपनी अलग अलग रूप दिखाने वाले समुद्र की लहरों पर बैठकर मैं इसके हर एक कोने में इधर से उधर फिरता रहूं। तो इस तरीके से हमने इसका लाइन वाइज अर्थ बताया। अब हम इसका प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धत है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताता है कि मतलब इसमें बता रहा है कि प्रकृति का वो कितना बड़ा प्रेमी, हर एक चीज की कितनी सुंदर सुंदर कल्पनाएं कर रहा है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत कविता में पथिक कहता है, यहां पर पथिक से तात्पर्य है हमारा कवि रामनरेश त्रिपाठी जी से। वो ही एक पथिक के रूप में इस कविता में प्रस्तुत हुए हैं कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बनाकर नीलारे रंग में नाचता प्रतीत हो रहा है।
नीचे नीला समुद्र तथा ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है। ऐसे में पथिक का मन चाहता है कि वह मेघ पर बैठकर इन दोनों के बीच विचरण करे। पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र गर्जना कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। वह प्रिय को संबोधित करता है कि इन दृश्यों से मेरे मन में उत्साह भरा रहता है। मैं भी चाहता हूं कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशाल काय व महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देखूं। यानी कि समुद्र का जो घर है, समुद्र जो है पूरा, उसके घर के हर एक कोने में जाकर मैं उसको देखूं। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास में, क्या दिया है? निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो अब यहां पर जो इन्होंने बोला है, पहला जो दिखा रहे हैं कि सूरज निकल रहा है, जब उस समय की वर्णन किया गया, जब सूरज निकलता है तो उस समय का वर्णन किया है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, तो क्या बोल रहे हैं कि सूरज निकल रहा है। तो जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? अधूरा होता है। अधूरा क्यों होता है? क्योंकि वो आधा पानी में डूबा रहता है और आधा निकलता है। यानी कि जब वो निकल रहा है तो आधा पानी के अंदर है और आधा बाहर है। तो वही कह रहा है इन्होंने, बिंब अधूरा, यानी कि वो अभी अधूरा ही बाहर निकला है। जलनिधि तल से यानी कि समुद्र के तल से निकल रहा है, क्योंकि समुद्र जहां होगा वहां से दूर से सूरज निकलता दिखाई देगा, तो जैसे लग रहा है पानी में से निकल रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कपूरा, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी माता के मंदिर की एक कंगूरा है। कंगूरा मतलब होता है जो डिजाइन्स बनी होती है मंदिर पे लक्ष्मी जी का मंदिर सोने का होता है, तो जैसे लगता है कि उसके ऊपर कोई कंगूरा बना हुआ है, कोई डिजाइन बनी हुई है, उसका एक कंगूरा लग रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, और श्री लक्ष्मी जी को इस धरती पर लाने के लिए, श्री लक्ष्मी जी को इस धरती पर लाने के लिए रत्नाकर में निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और उसमें क्या है? रत्नाकर यानी समुद्र में जो है सोने की जो है सड़क जो है बना दी है। अब क्या होता है, जब समुद्र तल पे ऐसे करके सूरज ऐसे करके निकल रहा है तो इसके सामने से, तो क्या होता है जब सूरज निकलता है तो इसकी चमक से जो है ना यहाँ ऐसे ऐसे करके एक लाइन सी बन जाती है ना। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सोने की सड़क बना दी है कि इसी सड़क पर जो इस चमक से, सूरज के निकलने की से जो चमक निकली है उससे एक समुद्र के ऊपर एक सड़क सी बनती दिखाई दे रही है सोने की, जैसे कि श्री लक्ष्मी जी की सवारी इसी सोने की सड़क पर उतारने की तैयारी कर दी गई है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा है सागर, और सागर जो है वो बहुत ही निर्भय माने किसी से डरता नहीं है, और दृढ़ है मतलब कि अब मुझे गरजना, उसका संकल्प दृढ़ है और बहुत ही गर्जन कर रहा है, गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर, एक लहर आती है फिर दूसरी लहर आती है, मतलब एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना जो है सुंदर ही नहीं अति सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर और मनोहारी दृश्य लग रहा है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अब अपनी प्रिय को फिर संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्रिय अब तुम ही बताओ कि इतना सुंदर दृश्य को देखकर, इतना सुंदर दृश्य को देखकर कोई कहीं और सुख पा सकता है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी, और अपने हृदय में इस प्यारी मनोहारी दृश्य का जो अनुराग मतलब इसका प्यार है, जो सुंदरता है, उसे अपने हृदय के अंतर्भाव से यानी अपने हृदय के एकदम अंदर से महसूस करने की कोशिश करो।
तो यहां पर क्या दिया है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धत है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य में मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम को बारे में बताता है। तो इस पूरी कविता का प्रसंग लगभग एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि सभी में वो प्रकृति प्रेम ही बता रहे हैं और उसी जगह बस जाने की बात भी कर रहे हैं। तो पूरी कविता में प्रसंग एक ही जैसा रहेगा। अब इसकी व्याख्या क्या है। प्रतीक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर और आधा बाहर है। ऐसा लगता है मानो ये लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। समुद्र भय रहित, मजबूत और गंभीर भाव से गरज रहा है। उस पर लहरें एक के बाद एक आ रही हैं, जो बहुत ही सुंदर है। वह अपनी प्रिया को कहता है, हे प्रेममयी मंगलकारी प्रिया, तुम अपने हृदय से इस सौंदर्य का अनुभव करो और बताओ यहां जो सुख मिल रहा है क्या उससे अधिक सुख कहीं और मिल सकता है। अर्थात इस सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब ये जो जितना भी दृश्य है, इसकी सुंदरता जो है, इतना सुंदर कहीं और दृश्य हमें मिल ही नहीं सकता है। अब इसके आगे क्या है, जब गंभीर तम अर्ध निशा के जग में ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को टिका देता है, सरस्मित वंदन जगत का स्वामी मृदु गीत से गाता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंग देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानद महक उठते हैं। तो अब यहां पर क्या दिया है, अब यहां रात्रि का, अर्धरात्रि से लेकर सुबह तक का वर्णन किया है। जब रात होती है, अंधेरा होता है, वहां से लेकर इन्होंने शुरू किया कहां तक, सुबह तक। सुबह तक होते होते क्या प्रक्रियाएं होती हैं, इन सभी का वर्णन उन्होंने इन पदों में किया है। क्या है, जब गंभीर तम अर्धरात्रि में जग को ढक लेता है, और जब बहुत ही काला घना अंधेरा आधी रात में इस पूरे संसार को ढक लेता है, उस समय अंतरिक्ष की छत पर तारों को टिका देता है। और क्या करते हैं, उसी समय जो है अंतरिक्ष की जो छत होती है, यानी कि आसमान में जो है वो तारे टिक जाते हैं, अर्थात तारे निकल आते हैं। सरित वंदन जगत का स्वामी मृदु गीत से गाता है। तब इस पूरे संसार का स्वामी जो है बहुत ही सरल गाना शुरू करता है, मतलब शांति का जो गाना, मधुर जो गीत होता है वो गाना सुनता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और वह ईश्वर कहां गाना गा रहा है, गंगा के तट पे खड़े होकर बहुत ही मधुर गीत को गा रहा है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहग देता है, और जब उसके इस गायन से वो सब खुश हो जाता है चंद्रमा, तो वो जो है आसमान में निकल आता है, आसमान में चंद्रमा आ जाता है जब वो इस गीत से खुश हो जाता है। और इसी गीत से खुश, अब क्या है ना, अर्धरात्रि में चांद निकल गया, अब सुबह का समय आ रहा है धीरे धीरे। वृक्ष विविध पत्तों से तन को सजा लेता है। अब क्या होता है, जो वृक्ष होता है वो अपने वृक्षों को जो है पत्तों से सजा लेता है, मतलब नए नए पत्ते उसके वृक्षों में निकले। अब ये सुबह का समय होता है ना, जब कोपले फूटती हैं, नए नए पत्ते फूटते हैं, तो वही समय है कि उस समय जब खुश हो जाता है तो पेड़ भी जो है अपने नए नए पत्ते जो है निकल आते हैं, उनका उसका तन जो है नए नए पत्तों से सज जाता है। सब पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, और जब ये पक्षी इसके गायन से खुश हो जाते हैं, वो अपनी खुशी संभाल नहीं पाते और चहकने लगते हैं। सुबह सुबह चहकने लगते हैं ना, जब उषा का समय होता है, तो उसी समय वो चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानद महक उठते हैं, और उसी समय फूल जो है सांस लेना शुरू करते हैं, इसी खुशी से फूल भी सांस लेना शुरू करते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर महक के साथ खिल उठते हैं।
अब इसका प्रसंग हमारा वही रहेगा और व्याख्या आएगी। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धृत है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताता है, यानी कि प्रकृति कितने, कवि जो है पथिक कितना प्रेमी है उसका प्रकृति का, ये बताता है। अब व्याख्या क्या शुरू हो रही है? पथिक बताता है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है और आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारे चमकने लगते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से आता है और समुद्र तट पे खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। संसार के स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद हंसने लगता है। उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है। वृक्ष अपने पत्तों व फूलों से शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी भी खुशी की सांस खुशी को संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं। फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। तो वो हमने लाइन वाइज समझाया था, ये हमने पूरे भावों के साथ इसके अर्थ को समझाया है। अब लास्ट हमारा जो आ रहा है क्या है? वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन सके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। इसको क्या होगा? वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते। अब ये बारिश का समय इन्होंने बताया, यानी कि जब वर्षा होती है वो चीज क्या होता है। जब प्रकृति खुश होती है तो वन में, उपवन में, पहाड़ों में, कुंजों में, हर जगह जो है उन पर मेघ बरस पड़ते हैं। सब जब खुश हो जाते हैं तो इन सभी को और खुश करने के लिए इन पर मेघ यानी कि बादल बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है नयर नीर झड़ते हैं, और मैं भी जो हूं यानी कि पथिक जो है वो भी बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पढ़ो लहर तट तरण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो है लहर सभी पर, किरण नहीं, जब बादल छटते हैं तो कैसे एकदम से सूरज निकलता है तो सब पे किरण पड़ती, तो वही कह रहे हैं लहर पर पढ़ो, तट पर यानी लहरों के तट पर, तृण मतलब हर टुकड़े पर, तरु पेड़, गिरी पर्वत, नभ आकाश, किरण जलद पर, मतलब इन सभी पर जो है ये जो है बूंदे पड़ने लगती हैं। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी। फिर से अपनी प्रिया को संबोधित करते बोलते हैं कि हे प्रिय, ये जो कहानी है ये पूरी प्रकृति में बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी हुई है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल यह प्रेम कहानी, कहते हैं कि कितनी ही प्यारी, कितनी ही उज्जवल प्रकाशित करने वाली ये प्रेम कहानी, अर्थात प्रकृति की ये जो प्रेम कहानी एक दूसरे के साथ चल रही है ये बहुत ही प्यारी है। जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। मेरा मन करता है मैं इनके लिए एक अक्षर बन जाऊं और पूरे विश्व में जो है इनकी बातों को बतलाता रहूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर। तो कहते क्या है, इस जैसा सुंदर पवित्र प्यारा दृश्य बताओ तुम्हें कहीं और देखने को मिलेगा हे प्रिय? कहीं नहीं मिलेगा। इतना सुंदर अतिशय जो है, जो राज्य हर जगह फैला हुआ है प्रकृति का, इतना सुंदर दृश्य हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा।
प्रसंग इसका क्या है? प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता पथिक से उद्धत है। इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता में पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त और प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। कवि पथिक के प्रकृति प्रेम के बारे में बताता है। अब इसकी व्याख्या क्या है? पथिक प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत वह कहता है प्रकृति की प्रेम लीला में वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल व वनस्पतियों पर मेघ बरसने लगते हैं। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है कि समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व की मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो। यह बहुत प्यारी है। प्रकृति सौंदर्य का ये प्रेम कहानी बहुत मधुर है, मनोहर व पवित्र है। पथिक चाहता है कि वह प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बने, यानी विश्व को ये सब चीजें बताए। यहां सदा आनंद प्रभावित होता है, पवित्रता है तथा सुख देने वाली शांति है। यहां प्रेम का राज्य छाया रहता है तथा यह बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से बताया उन्होंने कि पूरा दृश्य कितना ही सुंदर रहता है। देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो ये चीज पहले ही उसमें थी कि कहाँ विचरना चाहता है। वो गगन के बीच में, गगन और समुद्र के बीच में बादलों पर बैठकर विचरण करना चाहता है। तो पथिक का मन बादलों पर बैठकर, नील गगन और लहरों पर बैठकर विशाल समुद्र का कोना कोना विचारना चाहता है। कि वो समुद्र पे भी, समुद्र की लहरों पे बैठ के विचरण करना चाहता था और आकाश में बादलों पर बैठकर विचरण करना चाहता था। नेक्स्ट है, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है? मतलब सूर्योदय के लिए कौन कौन से तरीके, मतलब सूर्योदय का वर्णन किया गया उसमें क्या क्या तरीके बताए गए थे, क्या क्या चीजें बताई गई थी। सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग किया गया है। समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वह मंदिर का कंगूरा हो। अर्थात वो आधा दिखाई दे रहा है, पूरा तो निकला नहीं है गोल, तो वो समुद्र में से निकल रहा है तो वो आधा गोल दिखाई दे रहा, तो जैसे लग रहा है कोई कंगूरा, कंगूरा मतलब गोल गोल आकृति का डिजाइन होती है, वो वैसा प्रतीत हो रहा है जैसे मंदिर का कोई कंगूरा हो। और सुनहरा है, चमकता हुआ है, तो जैसे लग रहा है स्वर्ण का है। समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर लग रहा है और समुद्र में जो लाली फैली हुई है तो जैसे लक्ष्मी के मंदिर में जो लाली फैली रहती है उसके प्रकार, उसकी तरह लग रहा है। एक अन्य बिंब में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। अब एक दूसरा जो प्रस्तुत किया उसमें क्या बताया था उन्होंने कि समुद्र जब उगा, वो सूरज जब उगा समुद्र से तो समुद्र पे एक सुनहरी सी लाइन बन जाती है, ऐसे लाइन बन जाती है ना उसकी रोशनी की, तो जैसे लग रहा है कि सोने की सड़क का निर्माण कर दिया गया है कि लक्ष्मी की सवारी इसी सड़क पर उतरेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने का मतलब है कि आपको मतलब बताना होता है, इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। जैसे दिया है क्या, स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो सरिस वदन का मतलब है मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में, तो सरिस्मित वादन का मतलब है चेहरे की मुस्कुराहट लिए हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने रात्रि सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि को ऐसा आभास होता है कि जब रात का अंधेरा छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं तब संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। तो उसी गीतों से मुग्ध होकर सब प्रकृति में बदलाव होते हैं, सुबह वाले जो रहते हैं वही सब बदलाव होते हैं। अब उसी प्रश्न का तीसरे का हमारा सेकेंड पार्ट है। फिर से हमें एक आशय स्पष्ट करना है, पंक्तियां दी गई हैं, इनके मतलब को हमको बताना है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल यह प्रेम कहानी है, जी में है अक्षर बन इसके बन विश्व की बानी। तो इसका भी हमें आशय स्पष्ट करना। प्रस्तुत पंक्तियां
पंक्ति का आश्रय है प्रकृति सौंदर्य की प्रेम कहानी से, यानी कि प्रकृति में बहुत सी चीजें हैं जो आपस में प्रेम करती रहती है, तो उनकी अलग अलग प्रेम कहानी है। तो इन पंक्तियों में प्रकृति का प्रेम सौंदर्य व्यक्त किया गया है, मतलब प्रेम, जो प्रेम लीला चल रही वो बताया गया है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो, और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। मतलब इतना सुंदर, इतना खुश हो गया, तो इन सभी को वो अपने शब्दों में बयां करना चाह रहा है। इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है कि इतना सुंदर मनोहारी दृश्य है, तो वो सभी को बताना चाह रहा है कि सबको इस सौंदर्य के बारे में पता चले, क्योंकि वह इससे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है। अक्षर बनू का मतलब क्या है, वो एक अक्षर बनता है, यानी कि वो स्वयं जो है इसको लिखेगा और लिखने के बाद उसको जो है वो पूरा संसार पढ़ेगा। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है हमसे, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। अब जब प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, निर्जीव चीजों को हम सजीव के रूप में देख रहे हैं, तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। तो ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। तो जहां पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है वहां सभी जगह आपका क्या रहेगा, मानवीयकरण अलंकार रहेगा। कविता में कवि ने अनेक स्थानों पर प्रकृति का मानवीयकरण किया है जो कि निम्नलिखित है। अब वो पंक्तियां देनी है, फिर उनके भावों को भी बताना है। तो पहली पंक्ति हमारी क्या है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सम्मुख तिरक रही है नभ में वारिद माला। तो अब यहां पर क्या है, वारिद यानी कि बादल, आपके नभ, ये सभी क्या है प्रकृति के। इन सभी को थिरकती कौन है, नृत्यकियां थिरकती हैं, नृत्य जो करती हैं लड़कियां वो तो जीवित हैं, तो इसीलिए उनका मानवीयकरण हो गया, मानवों से उसकी तुलना हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, मानवीयकरण अलंकार हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों को रंग बिरंगी नर्तकी के रूप में सूर्य के सामने नृत्य करते हुए दर्शाया है। रंग बिरंगे नर्तकियां जो हैं वो सजीव हैं, मानव हैं, तो वो क्या होंगी हमारा वहां पर इसी जगह मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। फिर दूसरा है रत्नाकर गर्जन करता। तो अब गर्जन कौन करता है, गर्जन करता है वीर, वीर गर्जन करता है। जब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है तो वीर गर्जन करता है। तो यहां पर वीर कौन है, मनुष्य है। तो यहां पर मनुष्य का रत्नाकर यानी समुद्र से जो है तुलना कर दी गई, तो यहां पर भी क्या हो गया, मानवीयकरण अलंकार हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में समुद्र को किसी वीर की भांति गर्जन करते हुए दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अवसारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब क्या है, निर्माण का कार्य कौन करता है, निर्माण का कार्य मनुष्य करता है, तो वहां पर भी है। और दूसरा क्या है, सवारी, लक्ष्मी की सवारी आ रही है यहां पर आपको पुण्य भूमि पर, तो इस जगह पे सड़क जो सूर्य बना रहा है वहां पर भी ये कार्य जो है मानव द्वारा होगा, तो ये मानवीयकरण अलंकार यहां पर होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा को मानव लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क का रूप दिया गया है। तो सुनहरी सड़क बनाने का कार्य मनुष्य करते हैं, मगर यहां पर प्रकृति को दिखाया गया करते लिए, इसलिए यहां पर मानवीयकरण अलंकार है। अब हमारा फोर्थ क्या आ रहा है, सरे स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा में मधुर गीत गाता है। तो यहां ईश्वर का मानवीयकरण किया गया है। अब ईश्वर क्या है, वो तो परमात्मा है, तो उनको मानव से तुलना, मानव मुस्कुराता है तो उससे तुलना की गई है, इसलिए यहां पर मानवीयकरण अलंकार है। तो प्रस्तुत पंक्ति में ईश्वर का मानवीयकरण करते हुए उसे मधुर गीत गाते हुए बताया है कि यहां पर जैसे मनुष्य गीत गाता है वैसे ही ईश्वर गीत गा रहे हैं। फिफ्थ कहां पे, पांचवी पंक्ति में हुआ है, जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को टिका देता है। तो अब यहां पर जैसे चित्रकार किसी चीज को बनाता है, चित्रकार मनुष्य है, मगर यहां पर प्रकृति के द्वारा क्या हुआ, उसको आसमान पर टिकाने की बात की गई है, तो इसलिए यहां पर भी मानवीयकरण अलंकार होगा।
प्रस्तुत पंक्तियों में अंधेरे में सारा संसार ढकने और आकाश में तारे टिकाने द्वारा प्रकृति को एक चित्रकार के रूप में बताया गया है कि प्रकृति जो है वो एक चित्रकार के रूप में कार्य कर रही है। नंबर 6 है, उससे भी विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंग देता है, विविध वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है। अब तन को सजाने का कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है, प्रकृति तो नहीं करती। तो यहां पर जब पुष्पों ने और वृक्षों ने अपने तन को सजाया तो यहां पर भी क्या हुआ? मानवीकरण अलंकार होता है आपका। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा और प्रकृति प्रेम पर हंसना, वृक्षों का मानव की तरह अपने आप को सजाना तथा फूलों द्वारा सुख की सांस लेना आदि सभी मानव प्रक्रिया को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 100 शब्दों में लिखें। अब ये आपको अपनी चेतना के साथ लिखना है, आपको अपने तर्क के साथ, अपनी सोच समझ के साथ इसका उत्तर देना है कि समुद्र के देख के आपके मन में क्या क्या विचार उठते हैं। जैसे कवि के मन में उठे वैसे आपके मन में भी उठेंगे, तो उन्हें आपको लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो उसकी एक आइडिया हम आपके सामने लेकर आए कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें आप अपने मन के भावों को जोड़कर भी कार्य कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, मेरे मन में समुद्र को देखकर कौतूहल के भाव उठते हैं। मैं सोचता हूं कि इतना अथाह जल कैसे इस समुद्र में समाता होगा? क्या इसका कोई और छोर होगा? समुद्र के नीचे की दुनिया कैसी होगी? समुद्र तल के नीचे छिपे सारे राज को जानना चाहूंगा। बरसों से अथाह जल राशि को समेटे हुए समुद्र कैसा महसूस करता होगा? कैसे उसकी लहरें बालू पर पहुंचते ही अपने अस्तित्व को खो बैठती हैं। दिन प्रतिदिन वर्ष दर वर्ष युगों से इसी प्रकार एक ही रूप रंग, एक ही सुर से समुद्र का के वक्ष स्थल पर लहरों की यह लीला अनवरत चली आ रही है। कहीं कोई आराम और विश्राम नहीं। समुद्र को देखकर एक और भाव मेरे मन में उठता है, किस अथाह जल राशि को किस तरह पीने लायक बनाया जाए और किस तरह से समुद्र के जल जीवन को सुरक्षित रखा जाए। तो आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं उनको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इनमें बदलाव कर सकते हैं या इससे मदद लेकर आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। अब आजकल के समय में हम लोग क्या हैं, इमारतों में रह रहे हैं, पेड़ जंगल कम होते जा रहे हैं, प्रकृति के नजदीक नहीं है, बिजी लाइफ है। मगर इन सब के नजदीक आने के लिए हम क्या क्या कोशिश कर सकते हैं, आपको उन कोशिशों को लिखना है। तो ये कार्य भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो इनको भी आप किस तरीके से करेंगे ये हम आपको बता सकते हैं। क्या है, यह बिल्कुल सच है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में प्रकृति गमलों, चलचित्रों, कैलेंडरों आदि पुरानी यादों में सिमटती जा रही है। मतलब हमें इन्हीं सब चीजों में प्रकृति दिखती है, मगर प्रकृति का असली क्या चीज है हम ये नहीं देख पाते। मानव का स्वार्थ वृत्ति और व्यावसायिक दृष्टिकोण ही प्रकृति विनाश की जिम्मेदार है। मतलब हमें व्यापार करना है, हमें अपने बारे में सोचना है, यही सबसे ज्यादा जो हमारी प्रवृत्ति है यही प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। हमारी संवेदनाएं समाप्त हो गई है क्योंकि हम हर चीज में केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति देखते हैं। तभी तो मानव ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर लिया है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति का दोहन करने, दोहन मतलब उससे हर एक चीज प्राप्त करना, हम उसको दे नहीं रहे, फल फूलने के लिए नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उससे जितनी भी चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं बस हम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। दोहन करने के स्थान पे उसका पोषण करें, मतलब उसे लेने की बजाय उसको सजाएं, संवारें, कैसे आगे लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी इस पे हमें विचार करना है। तभी हम स्वयं के लिए सुरक्षित कल बना पाएंगे। प्रकृति का महत्व हम भुला नहीं सकते, इसके बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर प्रकृति नहीं होगी तो समझ लीजिए मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, इसलिए उसको संभालना बहुत ही जरूरी है। तो प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। तो पहले तो ये हुआ, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, पहला क्वेश्चन तो हमने ये बता दिया दूर, इस पर चर्चा करें, तो हमने चर्चा कर लिया। फिर लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं।
तो अब उपाय क्या है? प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सड़क के दोनों तरफ जहां तक संभव हो पेड़ पौधे लगाए जाएं। हर जितने भी पेड़ आप लगा सकते हैं उतने लगाएं। विद्यालय परिसर, आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक स्थलों आदि की खुली जगहों पर पेड़ पौधों को लगाया जाए। देश में वृक्षारोपण संबंधित जन जागरण अभियान चलाए जाएं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं का उपयोग ना किया जाए। नैसर्गिक वस्तुओं का प्रयोग पर बल दिया जाए। नैसर्गिक मतलब प्राप्ति, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रही है उन चीजों पे हम ज्यादा बल दें, ना कि हम मैन्युफैक्चर करके जो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए बहुत नुकसान होता है प्रकृति को। प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो पर्यटन, प्रकृति को ही देखने के लिए आप दीजिए, उससे जो पर्यटन से जो अर्निंग होगी वो हम प्रकृति के देखभाल में ही लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी तरीके, और भी बहुत से तरीके हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, तो उनको ऐड करके दीजिए, जिससे जो है ना आपका आंसर जो है और प्रभावशाली बनेगा। तो इस तरीके से पाठ प्रथिक के प्रश्न उत्तर यहाँ खत्म होते हैं। इस पाठ ने हमें प्रकृति प्रेम के बारे में बताया ही नहीं, साथ ही जागरूक भी किया कि इस प्रकृति को संभाल के रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये पाठ यही समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।